हेलो एवरीवन। और हम वही चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो इन 3 ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझिए कि फर्स्ट जो होते हैं वो कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। और थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं। हम इनको थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या प्रॉफिट? ऑब्वियसली प्रॉफिट तो होता है, पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या प्रॉफिट होता है? नहीं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव करेंगे तभी तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सपोज कीजिए आपने ड्रिंक्स ही देखी हैं, 2 तरीके की होती हैं, कोका कोला और एक पेप्सी। दोनों का टेक्सचर करीब करीब सेम ही होता है, बट कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच में भी रहता है कि कोका कोला ज़्यादा बेस्ट है या पेप्सी ज़्यादा बेस्ट है। सो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट करना, अपने आप को दिखाना कि हाँ आप लोग कॉम्पिटिशन में हैं, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। आई होप इट्स क्लियर। और सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉफिट। ऑब्वियसली जितना आप कह सकते हैं कि आप जितना एक्सपेंसेस हैं उतना आप उससे ज़्यादा आपको रेवेन्यू की भी ज़रूरत है, तभी आपके पास प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब आप जितने एक्सपेंस यानी खर्चा करेंगे और जितने आपको टोटल मनी मिलेगा, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है प्रॉफिट। सो किसी भी कंपनी को ग्रोथ के लिए और कंसिस्टेंट वे में चलने के लिए प्रॉफिट की बहुत ज़रूरत होती है। तो सेकंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का, वो है प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है हमारे पास ग्रोथ। तो एक कंपनी को स्टेबल पोजिशन में नहीं रहना है। अगर उसको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना है और अपनी एक इमेज बनानी है, तो उसको ग्रो भी करते रहना होगा। क्योंकि अगर आप एक जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक जगह पे रह रहे हैं तो फिर आप लोगों को भी अपनी इनकम इंक्रीज चाहिए होती है। तो उसी तरीके से एक कंपनी होती है, तो कंपनी को भी अपने आप को ग्रो करना होता है टाइम टू टाइम, तभी वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगी। क्योंकि आपके जो कंपटीशन में जो जो लोग हैं वो भी अपने आप को ग्रो करेंगे। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अपने आप को साथ में प्रॉफिट के साथ साथ ग्रो भी करना होगा। आई होप इट्स क्लियर। डेफिनेशन आपके सामने है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वह एम्प्लॉयज जो कि सोसाइटी के लिए होता है। सो कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब आपकी क्या क्या कमिटमेंट हो सकती हैं सोसाइटी के लिए? आप लोग सोसाइटी में, अगर आपकी कंपनी है तो आपकी जो कंपनी है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रही है। सपोज कीजिए पानी का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा परेशान कर रही है, लोगों के आने जाने को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको उसके बदले में वहाँ के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को भी कुछ पे बैक करना पड़ेगा। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए जिसमें आप काम कर रहे हैं? फर्स्ट, आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा माल प्रोवाइड कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। आप उनको मतलब, और आप सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को नौकरी देकर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने यूपी में अपनी कंपनी खोली है तो इट विल बी बेटर अगर आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। आप यूपी में हरियाणा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो क्या यूपी के लोग खुश होंगे? नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी अपना पेट पालने के लिए इनकम की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग यूपी में यूपी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वहाँ के लोग भी इस बात से खुश होंगे। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंपनी की। थर्ड, आगे मूव करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। वहाँ के गरीब लोगों की, गरीब जनता की मदद करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ को सपोर्ट करना और सोशल सर्विस जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाई जाती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको सपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड।
ऐसे मेथड्स यूज़ करना जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, ऐसी चीज़ें यूज़ करना यानी पेपर बैग्स यूज़ करना, जूट बैग्स यूज़ करना, अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा प्लास्टिक ना यूज़ करना, जितना कम से कम हो सके वो चीज़ें यूज़ करना जो कि इको फ्रेंडली हों, और जितना अच्छा हो सके कि आप इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, तो फिर उससे वहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। आप जानते हैं एम्प्लॉयज़ एक कंपनी का बिल्कुल कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, और उसकी वेलबींग भी कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है? फर्स्ट, उन्हें रीजनेबल सैलरी प्रोवाइड कर सकती है। फाइनेंशियल नीड्स जो है उनको फुलफिल कर सकती है। सेकंड, पीयर रिकॉग्निशन। इसका क्या मतलब है? पीयर मतलब आपस में जो लोग रहते हैं, सपोज कीजिए अगर आपका नाम है बी, तो आपकी कंपनी में जो ए, सी, डी, ई, एफ जो काम करते हैं, इनसे आपका वार्तालाप मतलब इनसे बातचीत और इनसे रिस्पेक्ट मिलना, आपको जान पहचान करना, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आपका मन लगेगा जब आपके, सपोज कीजिए अगर आप स्कूल में हैं तो आपके दोस्त अगर आपसे बातचीत करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, तो आपका मन लगता है, अगले दिन स्कूल जाने के लिए आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी है, सिमिलरली कि जब आपके लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको काम करने में और भी ज़्यादा दिल लगता है। थर्ड पॉइंट है हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। शोर शराबा ना हो, अच्छी फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई अच्छा हो, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। ऐसा कहते नहीं है कि जब एनवायरनमेंट आसपास का अच्छा होता है तो पढ़ाई में भी बहुत ध्यान लगता है, तो उसी प्रकार से जब आपके आसपास का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो आपका काम में भी बहुत दिल लगता है एम्प्लॉयज़ का। तो ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास मेन 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेती है। फिलहाल तो पैटर्न चेंज हुआ है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। सो पॉइंट ये है कि आपसे थोड़ी डीप में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। कोई भी चीज़, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कहीं जाना है तो आप लोग घर पे बैठ के पहले प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, क्या क्या लेके जाना है, कितने बजे तक पहुंचना है, ये सब तैयार करते हैं। ये थोड़ी कि सीधा गाड़ी ली और निकल गए और फिर पता कर रहे हैं कि अरे जाना कहाँ है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है मैनेजमेंट में प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मतलब कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है, और कौन इसको परफॉर्म करेगा। तो ये सब जो चीज़ प्लानिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। असल में आज आप कहाँ पे स्टैंड कर रही है आपकी कंपनी, और फ्यूचर में आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी, इसको जो डायरेक्ट करता है वो होता है प्लानिंग। क्योंकि सपोज कीजिए अगर आज आप घर पे बैठे हैं तो आप सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया कि 23 जुलाई को मेरे को श्रीनगर होना है, तो आपकी फ्यूचर स्टैंडिंग पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? आपका ये प्लान डिसाइड कर रहा है। सिमिलरली आप आज जहां पर हैं और आपको कहां पहुंचना है, क्या अचीव करना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? प्लानिंग डिसाइड करती है। प्लानिंग एक ब्रिज है आपके आज की व्यवस्था, आज की पोजीशन पे और पहुंचने वाली पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये आपके लिए बहुत सिंपल है, ये भी बहुत टर्म। अब आपने सपोज कीजिए आपने तैयारी तो कर ली, हाँ मुझे श्रीनगर जाना है, अब उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, आखिर किससे जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। मतलब आपने जो प्लान बनाए हैं अब उसको कैसे आप पूरा करेंगे, वो चीज़ें फ्रेम करना, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके सामने डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आगे मूव करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग से आपको स्टाफिंग का थोड़ा सा क्लियर होता होगा। मतलब रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, असाइनिंग देम ड्यूटीज।
मतलब रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एडवर्टाइज करना और अपने वहाँ के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना कि हमारी कंपनी में आ जाओ काम करने, हमारी कंपनी में आ जाओ। तो ये तरीका होता है रिक्रूटिंग, इसी को कहते हैं। सेलेक्टिंग, जब सारे लोग आए हैं तो आप उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला सबसे परफेक्ट है इस जॉब के लिए, तो उसको। फिर अपॉइंटमेंट होती है उनकी, वो वहाँ पे आते हैं और उनको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है वो आप बताते हैं। और इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रेनिंग भी आती है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी आता है, उनके रेम्यूनरेशन यानी उनकी सैलरी, पैसा और प्रमोशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें भी स्टाफिंग के अंडर आती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें सेलेक्ट करना और उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना इज स्टाफिंग। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस और बचते हैं, जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, और ये भी नाम से ही क्लियर हो जाता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। डायरेक्टिंग, डायरेक्ट मतलब किसी को डायरेक्शन दिखाना, अपने जो आपने एम्प्लॉय को आपने अपॉइंट किया है, ड्यूटी असाइन की है, अब उसको बताना कि आखिर तुमको अपनी ड्यूटी को कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, उनसे बातचीत करना, मोटिवेट करना इज डायरेक्टिंग। आई होप इट्स क्लियर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन सब चीज़ों में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में काफ़ी बारी पूछा जाता है। लास्ट है कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग पे काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज कंट्रोलिंग, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और इसकी इतनी सिंपल डेफिनेशन है। आपकी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों का कंपैरिजन इज कंट्रोलिंग। आपने जो प्लान किया था और आप कहां तक पहुंचे, इन दोनों का कंपैरिजन जो होता है वो कंट्रोलिंग होता है। और इसमें ऐड ऑन भी है कि आपको क्या क्या आप लोगों ने गलती कर दी और आपको क्या क्या करेक्टिव मेजर्स ले करके अगली बार उन गलती को होने से बचना है, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि आपने जो प्लान किया, आपने क्या अचीव किया, उन दोनों को कंपेयर करना, और जो जो गलतियां आपको लगती हैं उन पे आगे स्टेप्स लेकर के उन गलतियों को आगे सुधारना इज कंट्रोलिंग। आई होप इट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।